नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। साथियों, आज हम चित्रकला की सीरीज़ में एक और नया टॉपिक करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में आधुनिक विचारधारा और राजनीति कला। शेरगिल की मृत्यु के उपरांत भी भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध जैसी वैश्विक घटनाओं ने गहराई से प्रभावित किया। अप्रत्यक्ष घटनाओं में से एक बंगाल के अकाल का प्रकोप था, जिसने इस क्षेत्र को उजाड़ कर रख दिया। ग्रामीणों को इस अकाल ने शहरों में बड़े स्तर पर प्रवास के लिए मजबूर किया। इस मानवीय संकट ने कई कलाकारों को समाज में उनकी भूमिका पर विचार करने के लिए मजबूर किया। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में 1943 में कुछ युवा कलाकारों ने कलकत्ता समूह का गठन किया, जिसमें निरोध मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष और रधिन मोहित्रा शामिल थे। समूह एक ऐसी कला में विश्वास करता था जो चरित्र में सार्वभौमिक थी और पुराने मूल्यों से मुक्त थी। उन्हें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पसंद नहीं था, क्योंकि यह शैली बहुत भावुक थी और अतीत में भी अधिक रुचि रखती। अब उसके बाद रूपों, रंगों, छाया और पोत मतलब बनावट आदि पर अधिक बल दिया। दक्षिण भारत के मूर्तिकार पीवी जानकीराम, जिनसे उनकी तुलना की जा सकती है, जिन्होंने रचनात्मक तरीके से धातु की चादरों पर काम किया। गांवों और शहरों में अपने आसपास की गरीबी और लोगों की दुर्दशा को देखकर कलकत्ता में कई युवा कलाकार समाजवाद और विशेष रूप से मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। इस आधुनिक दर्शन को पश्चिम में 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स द्वारा उल्लेखित किया गया था। इस दर्शन ने समाज में व्याप्त वर्ग अंतर के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। इस अवधारणा ने कलाकारों को बहुत प्रभावित किया। वे चाहते थे कि उनकी कला न इस सामाजिक समस्याओं के बारे में चर्चा करे। चित्तप्रसाद और सोमनाथ होरे जैसे भारत के दो सबसे प्रमुख राजनीतिक कलाकारों ने इन सामाजिक सरोकारों को व्यक्त करने के लिए एक मजबूत माध्यम के रूप में प्रिंट मेकिंग को अपनाया। प्रिंट मेकिंग के द्वारा एक कलाकृति की कई प्रतिकृतियों का निर्माण करना आसान हो जाता है, साथ ही इस तरह वह अधिक लोगों तक पहुंच भी जाती है। चित्तप्रसाद की नक्काशी, एचिंग, लिनोकट मुद्रण और शिला मुद्रण में गरीबों की विकट परिस्थितियों को दिखाया गया है। इसमें आश्चर्य नहीं कि उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बंगाल अकाल से प्रभावित गांवों की यात्रा करने और स्केच बनाने के लिए कहा, जो कि बाद में हंगरी बंगाल के नाम से पैम्पलेट के रूप में प्रकाशित हुए। आगे है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे एंड बहुमुखी भारतीय कला। राजनीतिक एवं कलात्मक स्वतंत्रता की अभिलाषा जल्द ही उन युवा कलाकारों के बीच व्यापक रूप से फैल गई, जिन्होंने ब्रिटिश राज से भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति देखी। बॉम्बे में कलाकारों के एक अन्य समूह ने 1946 में द प्रोग्रेसिव नामक एक समूह का संगठन किया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा इनके मुख्य नेता थे। इसमें M.F. हुसैन, K.H. आरा, S.A. बाकरे, H.A. गाड़े और S.H. रज़ा शामिल थे। सूजा कला स्कूलों में व्याप्त परंपराओं पर प्रश्न उठाना चाहते थे। उनके लिए आधुनिक कला एक नई स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी, जो सौंदर्य और नैतिकता की
पारंपरिक भावना को चुनौती दे सके। हालांकि उनके प्रयोगात्मक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं पर केंद्रित थे, जिन्हें उन्होंने नग्न रूप में चित्रित किया। उनके शारीरिक अनुपात को बढ़ा चढ़ाकर बनाया और सौंदर्य की मानक धारणाओं को तोड़ दिया। आगे हुसैन हैं। दूसरी ओर एम.एफ. हुसैन चित्रकला की आधुनिक शैली को भारतीय संदर्भ में समझने योग्य बनाना चाहते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने पश्चिमी अभिव्यंजनवादी तुलिका घात का प्रयोग चमकदार भारतीय रंगों के साथ किया। उन्हें न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक स्रोतों ने, बल्कि लघु चित्रों, ग्राम शिल्प और यहाँ तक कि लोक खिलौनों की शैली ने भी आकर्षित किया। भारतीय विषयों के साथ चित्रकला की आधुनिक शैली के सफलतापूर्वक संयोजन के परिणाम स्वरूप हुसैन की कला अंततः विश्व की भारतीय कला का प्रतिनिधित्व करने लगी। मदर टेरेसा नामक चित्र यह समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे उन्होंने आधुनिक कला में उन विषयों को चित्रित किया जो भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दर्शक के लिए महत्वपूर्ण है। आगे है अमूर्तन, एक नई अवधारणा। यदि देखा जाए तो हुसैन काफ़ी हद तक एक आकृति मूलक कलाकार बने रहे, जबकि S.H. राजा अमूर्तन की दिशा में अग्रसर हुए। कोई आश्चर्य नहीं है कि यह भूदृश्य लैंडस्केप इस कलाकार का पसंदीदा विषय था। इनके रंग चटक से लेकर कोमल और एक वर्णी मोनोक्रोम थे। यदि हुसैन ने भारतीय विषयों को चित्रित करने के लिए विशिष्ट आधुनिक आकृतियों का प्रयोग किया, तो रजा ने उन अमूर्तन के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनके कुछ चित्र पुराने मंडल और यंत्र के डिज़ाइनों से प्रभावित हैं। यहाँ तक कि उन्होंने भारतीय दर्शन की एकात्मकता के प्रत्येक बिंदु का प्रयोग किया। बाद में गायतोंडे ने भी अमूर्तन का अनुसरण किया, जबकि के हेब्बार, एस चावड़ा, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना अमूर्त और आकृति मूलक कला के बीच ही घूमते रहे। कई मूर्तिकारों जैसे पिलो पोचखानवाल वाला और कृष्ण रेड्डी जैसे प्रिंट मेकर्स के लिए अमूर्तन महत्वपूर्ण था। उनके लिए नई सामग्री का उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि नए रूपाकार का। चित्रकला, छापाकला या मूर्तिकला में 1960 और 1970 के दशक में कई कलाकारों के लिए अमूर्तन विशेष लोकप्रिय था। दक्षिण भारत में के.सी.एस. पणिकर ने मद्रास के पास एक कलाकार एवं चोल मंडलम की स्थापना की थी। यह अमूर्तन में अग्रणी थे। वास्तव में तमिल और संस्कृत लिपियों, फर्श की सजावट और ग्रामीण शिल्प से कलात्मक रूपांकनों को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि अमूर्त का भारत में एक लंबा इतिहास है। आगे, हालांकि 1970 के दशक के उत्तरार्ध तक अंतर्राष्ट्रीयवाद, जिसमें एक कलाकार स्वतंत्र रूप से पश्चिमी आधुनिक प्रवृत्तियों जैसे कि घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अमूर्तन आदि और स्वदेशीवाद, जिसमें कलाकारों ने देशी कलाओं की ओर रुख किया था, के बीच तनाव बढ़ गया था। अमरनाथ सहगल जैसे मूर्तिकारों ने अमूर्त और मूर्त के बीच संतुलन पर आघात किया और तार के उपयोग से क्राइज ऑनहर्ड की तरह ही शानदार मूर्ति बनाई। मृणालिनी मुखर्जी की रचनाएं अमूर्तन की ओर अधिक झुकी हुई दिखाई देती हैं। उन्होंने सुतली के रेशों जैसे अभिनव माध्यम से वनश्री नामक कृति का निर्माण किया। कई भारतीय कलाकार
और आलोचक पश्चिम से आधुनिक कला की नकल के बारे में चिंतित हुए। उन्होंने स्वयं की कला में एक भारतीय पहचान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की। 1960 के दशक में दिल्ली में बीरेन डे और जी.आर. संतोष और के.सी.एस. पणिकर ने मद्रास में इस दिशा में कदम बढ़ाए। वे एक अद्वितीय भारतीय अमूर्त कला बनाने के लिए अतीत और स्थानीय कलात्मक परंपराओं की ओर अग्रसर हुए। यह शैली पहले पश्चिम और बाद में भारत में सफल हुई और इसे नवतंत्रिका कला के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि इसमें योग व ध्यान यंत्रों की यह ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया है। पश्चिम में हिप्पी आंदोलन के उत्कर्ष के समय यह बनाई गई इस तरह की कलाकृतियों को एक तैयार बाजार मिला। साथ ही संग्रहालयों और संग्रहकर्ताओं द्वारा भी समान रूप से इसका संग्रह किया गया। इस शैली को भारतीय अमूर्तन के रूप में देखा जाने लगा। बीरेन डे ने अपनी रचनाओं में रंगों और पैटर्नों के मनोहारी प्रयोगों को जन्म दिया। जी.आर. संतोष ने पुरुष और महिला ऊर्जा के लौकिक संयोग का चित्रण किया और हमें तांत्रिक दर्शन के पुरुष और प्रकृति का स्मरण दिलाते हैं। दूसरी ओर के.सी.एस. पणिकर ने अपने क्षेत्र में प्रचलित औरेखों, लिपियों और चित्रलेखों का उपयोग किया और उनसे अपनी शैली विकसित की, जो कि आधुनिक और विशिष्ट रूप से भारतीय दोनों थी। इसी अर्थ में संकलनवाद, जिसमें कई स्रोतों से कलाकारों ने विचारों को संग्रहित किया, अनेक भारतीय आधुनिकतावादियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता बनाई गई। इसमें रामकुमार, सतीश गुजराल, ए. रामचंद्रन और मीरा मुखर्जी जैसे कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। आगे, बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप के समय से कलाकारों ने अपने स्वयं के घोषणा पत्र या लेख लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी कला के मुख्य उद्देश्यों को घोषित किया और यह भी बताया कि किस तरह से वह अन्य से भिन्न है। सन 1963 में जे. स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक अन्य समूह गठित हुआ, जिसका नाम समूह 1890 था। स्वामीनाथन ने एक घोषणा पत्र भी प्रकाशित किया, जिसमें कलाकारों ने किसी भी विचारधारा से मुक्त होने का दावा किया। किसी भी पूर्व निर्धारित योजना के बजाय उन्होंने चित्र के प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को एक नए रूप से अपनाया। उन्होंने एक नई कलात्मक भाषा के रूप में अपने चित्रों में अंकित, खुरदरी, बनावट और सतह के महत्व के बारे में लिखा। इसमें गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट, अंबादास, जयराम पटेल और मूर्तिकार राघव कनेरिया और हिम्मत शाह जैसे कलाकार सम्मिलित थे। यह एक अल्पकालिक आंदोलन था, लेकिन इसने अगली पीढ़ी के कलाकारों, विशेष रूप से मद्रास के पास चेलमंडलम स्कूल से जुड़े लोगों को प्रभावित किया। आधुनिक भारतीय कला का विश्लेषण। भारतीय आधुनिक कला में भले ही कुछ विचार पश्चिम से लिए गए हों, लेकिन वह उससे काफ़ी भिन्न है। इस तथ्य को अस्वीकृत करना असंभव है कि एक कला आंदोलन के रूप में आधुनिकतावाद भारत में तब आया जब यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था। जब तक यह तब और स्पष्ट होता है कि जब हम गगनेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल और जैमिनी राय जैसे कलाकारों की ओर रुख करते हैं, जिन्हें 1930 के दशक की शुरुआत में आधुनिक माना जाता था। पश्चिम में, विशेष रूप से यूरोप में, आधुनिक कला तब सामने आई जब कला अकादमियों के शास्त्रीय यथार्थवाद को अस्वीकृत किया जाने लगा। इस आधुनिक कलाकारों ने स्वयं को अवांगार्द
परंपरा से आधुनिकता में परिवर्तित रूप में देखा। आगे है, औद्योगिक क्रांति के बाद तकनीक के अभूतपूर्व विकास के कारण चर्चों और महलों को अलंकृत करने वाली पारंपरिक कला ने अपना अर्थ खो दिया। एडवर्ड माने, पॉल सूजा, क्लॉड मोने और अन्य प्रारंभिक आधुनिक फ्रांसीसी कलाकारों ने प्रमुख कला संस्थानों के बाहर काम करना प्रारंभ कर दिया। कैफ़े और रेस्तरां कलाकारों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं और कवियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गए। यहाँ वे मिलते और आधुनिक जीवन में कला की भूमिका के बारे में चर्चा करते थे। भारत में F.N. सूजा और J. स्वामीनाथन जैसे कलाकारों ने कला संस्थानों के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने स्वयं को इन पश्चिमी कलाकारों के साथ संबद्ध किया। आधुनिक भारतीय कला की कहानी में एक बड़ा विवाद यह है कि इससे आधुनिकता और उपनिवेशवाद दोनों निकटता से जुड़े थे। राष्ट्रवाद न केवल एक राजनीतिक आंदोलन था, बल्कि 1857 के विद्रोह के बाद उत्पन्न हुआ और इसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जन्म दिया। कला में स्वदेशी जैसे विचारों को 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में आनंद कुमार स्वामी जैसे कला इतिहासकारों ने बढ़ावा दिया। इसका अर्थ है कि हम भारतीय आधुनिकतावाद को पश्चिम की अंधी नकल के रूप में नहीं समझ सकते, बल्कि भारत में आधुनिक कलाकारों द्वारा चयन की अपनी एक सुविचारित प्रक्रिया थी। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कैसे 19वीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता में अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के उत्थान के लिए कला में राष्ट्रवाद का महत्व रहा है। इसके बाद कला भवन में शांति निकेतन में उनके एक अलग रूप धारण किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने शिष्यों जैसे नंदलाल बोस और असित हलदार ने पिछली परंपराओं जैसे अजंता भित्ति चित्र, मुगल, राजस्थानी और पहाड़ी लघु चित्र आदि से प्रेरणा प्राप्त की। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय कला में गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जैमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, राम किंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी जैसे कलाकारों को यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण से स्थान प्राप्त है। आइए एक त्वरित अवलोकन करें कि भारत में आधुनिक कला कैसे विकसित होती है। आधुनिक भारतीय कला के बारे में एक रोचक तथ्य है कि चित्रकला और मूर्तिकला के विषय काफ़ी हद तक ग्रामीण भारत से लिए गए थे। 1940 और 1950 के दशक में बॉम्बे प्रोग्रेसिव और कलकत्ता समूह के कलाकारों के साथ भी यही स्थिति रही। भारतीय कलाकारों की कृतियों में शहर और शहरी जीवन शायद ही कभी दिखाई दिए। संभवतः असली भारत गांव में रहता है। 1940 और 1950 के दशक के भारतीय कलाकारों ने शायद ही कभी अपने तत्काल सांस्कृतिक परिवेश को देखा।